नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जम्यार। यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। यूपी मांगे उत्तर में आज बात शहर की सरकार की करेंगे, जिसके चुनाव का ऐलान हो गया है। कल चुनाव आयोग ने यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान किया था। यूपी के 760 निकायों में 2 चरणों में चुनाव कराए जाने का आयोग ने ऐलान किया है। चुनाव की घोषणा के साथ ही जोर आजमाइश का दौर भी शुरू हो गया है और हर कोई जीत के दावे कर रहा है, कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। और किसमें लेकिन कितना है दम, जानने के लिए लखनऊ में मेरे सहयोगी अजीत सिंह के साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। निकाय युद्ध का ऐलान। ग्राम पंचायत में भी, क्षेत्र पंचायत में भी, जिला पंचायत में भी, विधानसभा में भी गोरखपुर में पहली बार 9 की 9 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। ये दिखाता है गोरखपुर विकास चाहता है। जंग में तन गई तलवार। चलने लगे जुबानी तीर। चुनाव से पहले पिछली बार उन्होंने परशुराम जी महाराज की मूर्ति लगवा दी। अब उन्होंने काशी राम जी की मूर्ति का लोकार्पण कर दिया। तो ये सीजनल लोग हैं। युद्ध में कौन असली वीर? देखिए, अखिलेश जी के जिम्मे कोई काम तो है नहीं। सवाल उठाना एक अलग बात है, जब आप वोट से तो बड़े हो नहीं। यूपी में शहर की सरकार। चुनाव में SC, ST, OBC व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। किसका वार असरदार? तो जनता को तय करना है कि दरअसल किसके दावों में हकीकत है, सच्चाई है, दम है। और जनता के साथ साथ बड़े पैनल के साथ मौजूद है हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत। सीधे रुख करते हैं अजीत का। अजीत, ओवर टू यू। नमस्कार, मैं हूं अजीत सिंह और आप देख रहे हैं 24 से जंग से पहले यूपी का जनादेश। जी हां, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड GUP लाया आपके लिए विशेष सोच शहर की सरकार। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, मुख्यमंत्री आवास पर सभी मंत्रियों और सरकार और संगठन की बैठक शुरू हो गई है। पहले हम बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां पर यह बैठक चल रही है और लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठक चलेगी और निकाय चुनाव के लेकर खुद मुख्यमंत्री मंथन करेंगे। भूपेंद्र चौधरी जो है प्रदेश अध्यक्ष, वो भी मौजूद होंगे। हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी मुख्यमंत्री आवास से मौजूद है। विशाल, क्या है मीटिंग का अपडेट, क्या चल रहा है वहां? देखिए, फिलहाल आपको बता दें अजीत की यहाँ पर जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि इस वक्त तमाम जो मंत्री हैं, इसके साथ साथ संगठन से धर्मपाल सिंह और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, सभी लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और मुख्यमंत्री आवास पर अभी से बैठक जो है 5 बजे का समय चूँकि पहले से तय था, तो ऐसे में बैठक शुरू हो चुकी है। और आज निकाय चुनाव को लेकर जो फाइनल जो बैठक है वो आज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि अब से प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो तमाम प्रभारी बनाए गए हैं मंत्री, उनको अपने अपने क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ संगठन से जिनको जिम्मेदारी दी गई है, उनको भी जो है मंत्रियों के साथ मिलकर वहां पर काम करना पड़ेगा। तो निकाय चुनाव चूंकि अब घोषित हो चुके हैं, 4 मई को पहला वोटिंग होगी, तो दूसरी वोटिंग 11 मई को होनी है। ऐसे में समय बहुत ज्यादा नहीं रह गया है और इसीलिए अब आज की जो बैठक है वो बहुत मायनों में अहम है। और विशाल, कई सारे प्रत्याशियों का टिकट काटे जाने की बात कही जा रही है कि परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उनकी रिपोर्ट, जनता की छवि देखी जाएगी, उस पर भी आज चर्चा होगी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जो प्रत्याशियों का जो चयन है, खास तौर से जो महापौर का जो चयन है, उसको लेकर आज जो है चर्चा होगी और सीधे तौर पर जो अलग अलग क्षेत्रों के जो प्रभावी नेता हैं उन सब के बारे में जो है जानकारी ली जाएगी। और जो मेयर के टिकट कटने की बात सामने आ रही है, जिनका जो प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है, उनको लेकर भी आज एक चर्चा हो जाएगी। मतलब साफ है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है टिकट के ऐलान का और आज की जो बैठक है वो इन मायनों में काफ़ी अहम है। जी जी,
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम इस खबर पे आपसे अपडेट लेंगे और शुरू करते हैं शहर की सरकार जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का जो हमारा डिबेट से। देखिए, पहले अपने मेहमानों का परिचय करा देते हैं। बीजेपी से आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, बेदीराम जी सुभाषपा के विधायक हैं, नेहा यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से। सबसे पहला सवाल देखिए, शोएब जी हैं हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। सबसे पहला सवाल सत्ता से किया जाता है, क्योंकि सारे सवाल सत्ता से ही पूछे जाते हैं। आनंद जी, कैसे लड़ेंगे चुनाव? और कहा जा रहा कि बहुत सारे प्रत्याशियों का टिकट काटा जाएगा, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक भी चल रही है। देखिए, जहाँ तक बात रही टिकट की, तो ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। पार्टी में शीर्ष नेतृत्व तय करता है किसे चुनाव लड़ना है, क्या है। और कार्यकर्ता जो भी हमारे हैं, उनकी लोकप्रियता, उनकी कार्यकुशलता, उनके कार्य पद्धति, कार्य संस्कृति के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व परफॉर्मेंस देखी जाएगी ना। बिल्कुल निश्चित रूप से पार्टी जो है वो तमाम चीज़ों का अध्ययन करने के बाद ही टिकट देगी, और जो भी टिकट मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और पूरा संगठन उनके साथ रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से उत्तर प्रदेश में जो विजय यात्रा शुरू की, और 2014 के बाद से जो जनसेवा का कार्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साल के 365 दिन कर रहे हैं, और 2017 के बाद से जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है, उन सभी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। मायावती ने तो कह दिया कि ईवीएम से चुनाव ही ना कराया जाए, यानी अभी भी खतरा आप लोगों के ऊपर फिर वही आरोप आएगा। देखिए, विपक्ष का बड़ा पुराना नारा है कि जीत गए तो हम, हार गए तो ईवीएम। यानी जब ये जीत जाते हैं तो हम में आ जाते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम में चले जाते हैं। सवाल नेहा यादव से ही जवाब ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि जब हार जाते हैं तो ईवीएम और जीत जाते हैं तो हम। देखिए, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को चुनावी बैठक से अगर कभी फुर्सत मिले तो विकास की बैठक भी उत्तर प्रदेश की जनता के लिए करनी चाहिए। दूसरी बात, आप कह रहे हैं ईवीएम की बात, तो ये भी जानते हैं कि ईवीएम का मसला पुराना है, और इनकी ये लोग, मायावती जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ईवीएम नहीं। अनुभव है किस तरह से चुनाव आयोग ने कहा है कि 60 लाख ईवीएम चोरी हो गई। इन्हें पता होगा चोरी होके कहाँ रखी, कहाँ बदलने के प्लान से रखी है, और ईवीएम को किस तरह से ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं, सब जानते हैं। लेकिन सवाल अभी है कि मुद्दे का, भारतीय जनता पार्टी के पास क्षेत्र में जाने के लिए कोई मुद्दे नहीं है। ये वही जाति और हर चुनाव वो जीत जाते हैं और आप हार जाते हैं। क्या कर दिया उन्होंने ऐसा? छल कपट, झूठ और षड्यंत्र बहुत लंबे समय तक राज नहीं कर सकता है। अभी भारतीय जनता पार्टी का एक पीक चल रहा है, और आदमी हमेशा पीक से नीचे की तरफ आता है। निकाय चुनाव के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, निकाय चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है, मजबूती से तैयार है, और सिर्फ समाजवादी पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को निकाय चुनाव में उखाड़ फेंकेगी। देखिए, सुभाषपा से भी हैं बेदीराम जी, जो ये बीजेपी और समाजवादी पार्टी कह रहे हैं, आप कहाँ खड़े हैं? क्योंकि ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि हम अकेले लड़ेंगे चुनाव। पिछली बार आप भाजपा के साथ थे, 22 में इनके साथ थे, आप कहाँ हैं? हम पूरे मजबूती के साथ जिला अध्यक्ष, कार्यकर्ता, पदाधिकारी के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ चुनाव अकेले सुभाषपा अपने दम पे लड़ेगी। किसको फायदा, किसको नुकसान? कोई कह रहा है कि आप बीजेपी की भी टीम है, कोई कह रहा है आप समाजवादी पार्टी की भी टीम है। आप हैं कौन सी टीम? हम देखिए, ऐसा है कि जो प्रत्यारोप जो लगाते हैं दूसरे को कि ईवीएम खराब है, इस तरह से जो भी आरोप लगाते हैं, उनकी तैयारी नहीं रहती है, या तो और भी आरोप लगाते हैं। लेकिन हम अपने बूते लड़ेंगे, और जनता जिसको चाहेगी उसको जिताएगी। कांग्रेस से सवाल ले लेते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस को कहां आप देखते हैं? देखिए, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश में आपके पास लोग कह रहे हैं कि संगठन और नेताओं दोनों की कमी है, और बीजेपी, सपा, सुभाषपा देखिए किस तरह दहाड़ रही है। तो कांग्रेस दहाड़ने वाली खड़ी है, बिल्कुल खड़ी, तो कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल, ये आप सूरज देख रहे होंगे ना, उतरता हुआ सूरज। भाजपा यही है, जब सूरज उतर रहा होता है तो बहुत षड्यंत्रों से तपने की कोशिश करता है, लेकिन जनता को इनके षड्यंत्रों और साजिशों का पर्दाफाश करना ये हमारा नहीं, ये जनता का काम हो गया। आपने आगरा में देखा, आगरा में रामनवमी के नाम पे जिस तरह षड्यंत्र रचे गए, और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो बता रही हैं कि विकास के नाम पे लोगों को बरगलाने वाली सरकार। तो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे मैं आ रही हूँ। आखिर पुलिस तो प्रशासन इन्हीं के हाथ में है ना। अगर हिंदू महासभा से संबंध रखने वाले लोग गिरफ्तार किए गए और उन्होंने कबूल किया है, न्यूज पेपरों चढ़ा दिया गया है, आपको पता होगा, मैं कोई तथ्य गलत नहीं बोलती हूँ। आखिर संबंध निकले कैसे, और अगर संबंध निकले तो उन पे चर्चा परिचर्चा क्यों नहीं? निकाय चुनाव में असर डालेंगे? बिल्कुल, सत्यता छुपती नहीं है। आप जानते हैं ना कि सूरज को आप कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, हाथ लगा लो, कुछ भी कर लो, वो अपना स्थान ढूंढ लेता है। तो इस जनता में जो तेज है सत्य का, वो जरूर आगे आएगा। लखनऊ में जीत रहे हैं आप, संयुक्ता भाटिया रिपीट हो रही है, प्रत्याशी बदल रहे हैं, यहाँ कौन जीत रहा है? देखिए अजीत जी, प्रत्याशी तो पार्टी तय करेगी, लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगम, निकाय,
जीतेगी और इसका रिजल्ट जब आएगा तब आप देखिएगा कि फिर से वही रुदन शुरू होगा, फिर से ये कहेंगे प्रशासन, ईवीएम, डीएम, यही इनका नारा होगा। और जहां तक बात कही इन्होंने, तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में सेकुलर सरकार है, छत्तीसगढ़ में सेकुलर सरकार है, बिहार में सेकुलर सरकार है, झारखंड में सेकुलर सरकार है, लेकिन इन सेकुलर सरकारों में दंगा हो रहा है। ये जो झंडे, जो सेकुलरिज्म का झंडा दंगों में निकल कौन रहा है? प्रिंट मीडिया, आपकी मीडिया सब कुछ गायब है। जो निकल रहे हैं, सेकुलरिज्म का झंडा उठा रखा है जिन लोगों ने, उनके राज्य में दंगों पे दंगे, दंगे पे दंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत हो तो दंगे सुनियोजित तरीके से करवाए जा रहे हैं क्योंकि ये हार रहे हैं। हार का डर। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है दंगे कराना, और ये लोग दंगा करा करके सत्ता में आने का जो षड्यंत्र करते हैं, जहां ये असफल हो गए हैं, जहां ये सत्ता में नहीं है, वहां सत्ता में आने के लिए ये लोग दंगे करा रहे हैं। इनके लोगों के नाम निकल के आए। और तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में भी दंगे कराने के लिए इन्हीं के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। अभी आपने कल के आपने अखबार में पढ़ा होगा कि किस तरह से गौ माता के काट करके इन्हीं के पार्टी के लोगों ने, इन्हीं के समर्थक के लोगों ने इस तरह से गौ माता को काटा, और ये दिखाने के लिए सब स्थानीय निकाय चुनाव में मुद्दे होंगे, ताकि सांप्रदायिक स्थानीय निकाय चुनाव में होंगे। देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का मुद्दा होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों पे आएगी? तो अब पसमानदा मुसलमानों को नहीं टिकट दे रहे हैं। इनके पास काम नहीं है, ये काम को लेकर के नहीं आएंगे, ये जवाब दें, इनके पास काम नहीं है। इनके तो विधायक इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं, सुनिए, इनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं इलाहाबाद में इनके विधायक जी का कांड ओपन हुआ है। अभी इनका ना कोई बयान आएगा, ना ये उस पर सफाई देंगे। लेकिन इनके जो डिप्टी सीएम है, नेहा जी सुनिए, जो इनके डिप्टी सीएम है, सुनिए मेरी बात, जो इनके डिप्टी सीएम है, जो बलात्कार का आरोपी विधायक, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। न्याय दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे? बिल्कुल सवाल पूछेंगे, लेकिन मेरा एक सवाल कि इन्हीं के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो कहते हैं कि यादव और मुसलमान जितना जातिवादी उतना राष्ट्रवादी, दोनों को टिकट देने जा रहे हैं, तो आपको तो कमजोर कर रहे हैं। नहीं, मैं जातिवाद पे बहुत साफ करना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातिवादी पार्टी कोई नहीं है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बड़ा जातिवादी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के इतिहास में नहीं हुआ। अखिलेश पर भी आरोप लीजिए, आप उठाकर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के सारे थानेदार ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के डीएम एसएसपी ज्यादातर ठाकुर हैं। सवर्णों का एक तरफा राज कर रहे हैं, जिनका वोट लेते हैं दलित पिछड़ों का, उनके साथ आरोप तो आप पे भी लगता है, उन्हें हक देना ना, ये आरोप तो आप पे भी लगता था। हाँ बताइए। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी के लिए कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं, गोत्र बतलाकर पाते हैं जग में प्रशस्ति, अपना कर्तव्य दिखलाकर। योगी आदित्यनाथ जी ने आज जो प्रतिभा प्रतिष्ठा पाई है वो अपने कृतित्व से, अपने व्यक्तित्व से पाई है। लेकिन यही समाजवादी पार्टी है, जब पहली बार अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने, उनके कैबिनेट में 7 कैबिनेट मंत्री एक ही जाति के थे, नियुक्ति देने वाली 4 संस्थाएं सब एक जाति के लोग, 63 जिलों में बीएसए एक ही जाति के लोग, और 75 जिलों में जिलाध्यक्ष एक ही जाति के लोग, और एक ही जाति के लोगों को नौकरी, एक ही जाति के लोगों को प्रमोशन, एक ही जाति के लोगों को ठेका पट्टा, कोटेदारी, थानेदार, हर जगह एक ही जाति के लोग। इस समय अभी एसडीएम का रिजल्ट आया है, एक ही जाति के लोग सबसे ज्यादा एसडीएम कैसे हो गए मुख्यमंत्री की जाति? जुडिशरी में एक ही जाति के, जुडिशरी में हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। जिस समय सपा सरकार थी, उस समय केवल एक जाति का विकास हुआ है, सिर्फ एक जाति का विकास हुआ है, और एक ही जाति के लोग ऊपर उठे हैं। जब 69,000 शिक्षक भर्ती में बात कही गई, उस समय समिति की रिपोर्ट क्यों नहीं देखिए, बोलिए। देखिए, एक मिनट देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्टता से कह दूं, अपमान किसी का कोई नहीं करता है। गोस्वामी जी ने एक लाइन कही है, हाँ, मैं भाजपा के भाई से ऐसे कुछ निकलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने एक लाइन कहा है, गोस्वामी जी ने ऐसे लोगों की लाइन लिखी है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबाना। झूठ पे चलने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ दिखा के जनता को बरगलाने का काम कर रही है। 8 सालों में बताइए, 8 सालों के इतिहास को ये देश के राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं ये लोग, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस देश में सांप्रदायिकता और जातिवाद को फैलाने का काम किया। वो क्यों झूठ बोल के? उत्तर प्रदेश में तो ओबीसी आरक्षण, जाति, इसी पे आके पूरा चुनाव डिपेंडेंट, निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सत्ता का सुख करने के लिए लोग बने हो, मलाई खाने के लिए। वो जनता का लाभ कभी सोचते। आप जानते हैं, इंदिरा नगर में एक जगह है जो धर्म की बातें करते हैं, जाके देखिए उस चौराहे का कॉर्नर रास्ता है, इतने मूर्तियां, इतने कैलेंडर पड़े हुए हैं कि लोग पैरों से चलते हुए निकलते हैं। तब ना राष्ट्रवाद भी तो जनता इन्हें हमेशा जिता देती, 14, 17, 19, 22। एक मिनट, जनता कितने परसेंट?
आज मैं सबसे बताना चाहती हूँ कि जो ये बोलते हैं कि लोक जनमानस ने दिया है 36%, बाकी बचने वाली जनता चाहती है भाजपा ना आए। और मैं अजीत, सांप्रदायिकता की राजनीति वो होती है जब 84 में आप सिखों की हत्या कराते हैं, और सांप्रदायिकता वो होती है जब कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं और आप खामोश रहते हैं। सांप्रदायिकता की राजनीति वो होती है जब एक आतंकवादी को बुला के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलते हैं और उसको जेल भेजने का काम हमारी सरकार करती है। अब देखिए शोएब भाई हैं, देखिए मुस्लिम स्कॉलर हैं, आप बताइए शोएब भाई, जो ये चारों दल कह रहे हैं, क्या स्थानीय निकाय चुनाव में जो बीजेपी पसमानदा मुस्लिम कार्ड खेल रही है उसका कितना असर होगा? क्या इसका नुकसान भी है समाजवादी पार्टी को? देखिए अजीत भाई, यहाँ पे जो निकाय चुनाव करीब हैं, ये असल में होती ज़मीनी लड़ाई, जो बेसिकली लड़ाइयाँ होती हैं उस पर जंग लड़ी जाएगी। और जहाँ पर दानिश अंसारी साहब हैं, या आप देखिए हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं, ये बहुत दौरे कर रहे हैं और पसमानदा को मौका दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हर पार्टी से कहूँगा सियासी बात ना की जाए। आप देखिए दानिश अंसारी हर जगह छोटे छोटे प्रोग्रामों में जा रहे हैं और जो पसमानदा जो हैं उनको लेके आ रहे हैं। और एक हकीकत ये है कि देखिए कि देख लेंगे आपकी पारसाई भी मैं कदे में शाम होने दीजिए। आप देखिए पसमानदा को आज़ादी के बाद से क्या मिला, खास मुस्लिम समुदाय को सबने सिर्फ वोट बैंक समझा और अपना काम निकाला। अब आप कुछ पार्टियां ऐसी हैं, बगैर नाम ले कहूँगा, बीजेपी के नाम पे डराती हैं। मैं किसी पार्टी की हिमायत नहीं कर रहा हूँ, मैं मुखालफत कर रहा हूँ, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हीं के समुदाय के लोग राज करते हैं और समुदाय वैसे ही पैदल रहता है। तो इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक पहल करी है। इसका फायदा होगा बीजेपी को, पसमानदा मुस्लिमों को टिकट देने जा रहे हैं? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए होता क्या है, ये जो इलेक्शन होते हैं ये पार्टी बेस के अलावा अपनी भी एक छवि होती है। 2000-2500 में निर्णय होता है, तो आप किसी की अच्छाई को लेकर चलें, ना कि किसी की बुराई के लिए चलें। डिप्टी सीएम साहब ब्रजेश पाठक जी हमारे वहाँ छोटे छोटे प्रोग्राम में आते हैं। आप देखिए कल ही एक प्रोग्राम था, ब्रजेश पाठक जी मुस्लिम नेताओं के आ जाता है, मौलवियों के जाते हैं, कोई रोकता नहीं है। स्ट्रेटजी बदल दी भारतीय जनता पार्टी ने, पहले तो जाते नहीं थे, टिकट भी नहीं देते थे। देखिए हाँ, देखिए नहीं देखिए बात सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी का वो नहीं हूँ, मैं सच्ची बात जो मुझे लगती लग रहा हूँ। देखिए जाहिर सी बात है कि जब आदमी इख्तियार में आता है तो उसको लगता है कि हमें कुछ स्ट्रेटजी बदलना पड़ेगी। बीजेपी ने भी कुछ स्ट्रेटजी अपनी बदली है कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय खास करके उन्होंने कहा कि उनको ले चलना पड़ेगा, वरना एक तरफा पार्टियाँ हो जाएंगी। कुछ पार्टियां जो मंदिर आम पे आने के बाद उन्होंने समुदाय के लिए क्या किया, 1857 में जब ये जंग लड़ी गई थी मुल्क आज़ाद की, तो उसमें हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भाइयों का भी खून बहा था। लेकिन उसके बाद से आप बता दी मुसलमानों को वो हक मिला कि नहीं मिला। मास्टर कार्ड है, पब्लिक में भी लोग खड़े, क्या लगता है आपको निकाय चुनाव में कौन आगे जा रहा है, कौन जीत रहा है? देखिए निकाय चुनाव ज़्यादातर लोकल मुद्दे पे होते हैं। बाकी रही बात, मैं अपना परिचय बता दूं, मेरा नाम जर्रार हुसैन है, ऑल इंडिया उलमा मसाइक बोर्ड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए आप प्रदेश अध्यक्ष जी, पहले इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। देखिए यहाँ आए हैं शो में, तो आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए निकाय चुनाव में ये चारों पार्टियां कह रही हैं कि हम देखिए है क्या, हम खास तौर पे जैसे मुस्लिम समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज में एक हमेशा ये डर दिखाया जाता है कि अगर हमको वोट नहीं तो बीजेपी सत्ता पे आ जाएगी। मैं समाजवादी पार्टी की नेहा यादव जी से पूछना चाहता हूं कि हिंदू युवा वाहिनी के जो सुनील सिंह ये कहते हैं कि मुस्लिम औरतों को कब्र से निकाल के उनके साथ गलत तो किया जाएगा, क्या समाजवादी पार्टी ने भी कोई ऐसी वॉशिंग मशीन बना अपने यहाँ कार्यालय में रख रखी है जो ये मतलब जो है इनके शामिल होने पे उनका टिकट भी और उनके सारा कहना सारा सब कुछ धुल गया? ये बताइए 17 से लेके 22 तक आप बताइए, इतने मुस्लिमों के ऊपर जो भी हमले हुए या जो कुछ हुए, अखिलेश जी कितने के घरों पे गए? बिल्कुल सवाल जवाब उन्हीं से ले लेते हैं। देखिए वो देखिए आरोप लगा रहे हैं, आप बीजेपी पे लगा रही हैं, वो आरोप आप पे लगा रहे हैं। मैं इसका जवाब दे रही हूँ। सबसे पहली बात तो कि मेरे भाई हैं, उनको ये जानकारी नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी की किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ना सदस्य हैं। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कितनों के घर गए और कितनों के घर नहीं गए। आपको मैं बता देती हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस भी जिले में जिस भी जाति धर्म के व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो हमारे विधायक हैं कानपुर के, उनके साथ अन्याय हुआ है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ भी गए हैं। इलाहाबाद में हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्याय हुआ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ भी गए थे। और तमाम जिलों में, अभी सहारनपुर गए, अन्य जिलों के भी लगातार दौरे लगे हुए हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है, फर्जी एनकाउंटर में मारा गया है, कोई भी अप्रिय घटना हुई है, सबसे पहले पहुंचने वाले नेताओं में से एक है। चाहे वो हाथरस का कांड हुआ हो, चाहे
चाहे उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने की बात हो, समाजवादी पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रथम पंक्ति में खड़े रहते हैं और सर्व समाज को लेकर चलने वाले हमारे नेता हैं। जब आरोप लगाती है तो उसका जवाब लेते हैं, बताइए। मुस्लिम पे मैं बात कर सकती, हमारे नेता हर धर्म और समुदाय को लेकर के चलते हैं। आज इसीलिए मुस्लिम समुदाय का सर्वप्रथम और सर्वाधिक विश्वास अगर पसमानदा मुस्लिम जो कार्ड है बीजेपी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ, देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई स्पेशल वोट बैंक नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म और जाति की राजनीति करते आए हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। विकास का मुद्दा इनके पास है नहीं। इनके पास मुद्दा अगर होता तो क्योंकि आप तो 2022 में इनके साथ थे, अभी क्या लग रहा है? अभी जो आप कह रही हैं तो जैसे एक जात का या मुसलमान भी इनके साथ थे, मुसलमानों को उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया सरकार में, और तो मुसलमानों के लिए क्या किए, और इसके पहले भी, और इस समय सेफ हैं या पहले दंगा इसके पहले हुआ है, इस समय नहीं हुआ है। और ईवीएम पर आरोप और सब पे आरोप, अगर ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं तो फिर मैनपुरी में कैसे जीत गए, खतौली कैसे जीत गए? और भी है या और भी जातिवाद पर ले लीजिए तो एक ही जात के एक ही जात के मैडम जितना सपा में गुंडाई हुई है, जितना सपा में गुंडाई हुई है किसी के शासनकाल में नहीं हुई है। एक बहकावा है। अरे आप बताइए समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कौन सी गुंडाई थी? मैं बता रही हूँ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अगर हैसियत है और हिम्मत है तो टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट आज जारी कर दे। टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट कब जारी करेंगे? सुनिए, अभी मैं इनको बारी बारी जवाब देता हूं। पहली चीज मुस्लिम की बात आई, एक शेर मुझे याद आ गया कि बहुत हमने सुनी है आपकी तकरीर मौलाना, मगर बदली नहीं अब तक मेरी तकदीर मौलाना। दलितों को लेकर, मुसलमानों को लेकर समाजवादी पार्टी ने हमेशा दोहरा रवैया रखा है। ये कहते हैं हम मुसलमानों के हमदर्द हैं। मैं इनका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, डीएसपी जियाउल हक के हत्यारे गुलशन यादव को टिकट देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। और सुनिए, दलितों की बात करते हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर को आजम खान ने गाजियाबाद में हज हाउस 2016 में उद्घाटन में भू माफिया का, लैंड माफिया का, और अखिलेश यादव जी मंच पर बैठ कर ताली बजा रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया, और जब इनकी सरकार बनी तो 2 लाख दलित भाइयों को प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म करके उनको रिवर्ट करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है। ये दलित विरोधी है, ये मुस्लिम विरोधी है, ये महिला विरोधी है। और जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, तो इनके पास न दिखाने के लिए कुछ है, न बताने के लिए कुछ है, न सुनाने के लिए कुछ है। ये अगर इतने बड़े कहर का के मुताबिक फिर निकाय चुनाव एक तरफा है बीजेपी। समाजवादी पार्टी अब धीरे धीरे अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक पुरातात्विक सामग्री बनने की तरफ अग्रसर है, जो बाद में किताबों में शोध के काम आएगी। जी, कभी कभी तालियां बजाने के लिए अगर इकट्ठे लोग हों और सच्ची बात पे बजाने वाले, मैं पूछना चाहती हूँ जो लोग तालियां बजा रहे हैं, अभी भाई ने कहा कि स्त्रियों के विरोधी बाकी सब हैं, मुस्लिमों के साथ ये लोग हैं। मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश में जो लोगों को जो विकास के मुद्दे हैं, जिनको नहीं मिले हैं चीजें, उनको मिलनी चाहिए। तो ये लोग सदन में बोलते हैं कि जो मुख्यमंत्री ये बोलता हो, और आज बता रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ में खड़े हैं। अरे कम से कम दो तरफी बात, तो पूछ के नहीं दिया कि हिंदू को दिया कि मुस्लिम को दिया। ये आपका कर्तव्य है, आपका कर्तव्य है। कोई घर से नहीं, घर से मामा के यहाँ से नहीं लाए हैं, सरकार का है, जनता का है, जनता का है। मामा के यहाँ से लेके नहीं आए हो, सबका हक है। उसका आतंकवाद धर्म के आधार पर आतंकवादियों को समर्थन करते हैं। किस बात का? आप बताइए, कश्मीर में जेट सुरक्षा लेके कोई घूम रहा है, इन्हें पता ही नहीं है, देश चला रहे हैं। जिस देश के विरोध में कौन खड़ा था? बिल्कुल आएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। हमारी ये खास चर्चा जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है फिर से शहर की सरकार में जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड विशेष शो जो आपको दिखा रहा है। सबसे पहला सवाल ब्रेक के बाद नेहा यादव से, समाजवादी पार्टी से जो बात बीजेपी कह रही है उसका जवाब कैसे देंगे? जी देखिए, अभी आनंद दुबे जी ने ये कहा कि आतंकवाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आतंकवादी मसूद अजहर को कंधार ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी ने छोड़ा था। जवाब दीजिए। और सबसे ज्यादा आतंकवादियों के मुकदमे लड़ने का अगर काम किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। दूसरी बात, धार्मिक हिंसा और दंगा भड़काने की बात भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, निकाय चुनाव कैसे जीतेंगी? धार्मिक दंगा भड़काने के मुकदमे दर्ज थे, तो वो लोग क्या बात करेंगे धार्मिक इससे आप निकाय चुनाव जीत जाएंगे? क्या मुद्दा है? एक मिनट। दूसरी बात, महिला सुरक्षा की बात इन्होंने की। महिला सुरक्षा पे इन्होंने तो कोई काम नहीं किया। मिशन शक्ति इनका धरातल पे फेल साबित हुआ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान लेके आया था, उसका 79% बजट बीजेपी ने अपने प्रचार पे खर्च कर लिया। 2022 में सबसे ज्यादा महिलाओं, हमारा अभियान इतना सफल हुआ कि आज जिस चौराहे पे आप खड़े होकर डिबेट करा रहे हैं, इसके सामने देखिए 1090 वीमेन पावर लाइन, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सोच थी जो आपको दिख रही है महिला सुरक्षा के लिए। जवाब लेते बीजेपी से ले लेते। मैं आता हूँ आपके पास, इन्होंने आतंकवादियों की बात की, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट कौन गया था? और हाई कोर्ट की टिप्पणी थी कि यदि आपका बस चले तो आतंकवादियों को पद्म भूषण दे दिया जाए। इसके अलावा आतंकवादी को लू लगने से आतंकवादी की मौत हुई और अपने ही डीजीपी समेत अपने ही लोगों पर मुकदमा किसने दर्ज किया? गोद में लेके मसूद अजहर को पाकिस्तान ले गए थे ये। और तो और बलात्कार की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी उन्नाव के विधायक रहे कुलदीप सेंगर जेल में भेजा, लेकिन जेल में बलात्कार, अरे तिरंगा यात्रा उनके समर्थन में निकाली, पूरा बचाव इन्होंने किया। अभी इलाहाबाद की परसों की घटना है, बहुत पुरानी नहीं है ना। ये बता दे बहन को न्याय कब देंगे? बलात्कार, इनके विधायकों को टिकट ही बुझो, जितना बड़ा बलात्कारी वो उतना बड़ा विधायक, मंत्री और सांसद। इनके यहाँ तो लड़के हैं गलती हो जाती है, किसका नारा था भैया? लड़के हैं गलती हो जाती है। यह माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे लड़के हैं गलती हो जाती है। इनके समय में इसका असर निकाय चुनाव पर जी है। बिल्कुल, ये जो बातें हो रही हैं, एक्चुअल में जो शुचिता और सदाचार अभिव्यक्ति की आजादी में 2 शब्द दिए गए थे, इन्होंने राजनीति में शुचिता और सदाचार दोनों शब्दों को खत्म करके इस देश में, आपने देखा होगा अभी जो भाई हमारे बोल रहे हैं, कल के बातों में कैलाश वर्गीय जो कि बहुत बातें करते रहते हैं, उनका आता ही रहता है, उनको बहुत मजा आता है इस तरह बातें करने में। पूरे देश में विश्व की हर लड़की को, सोचिए जिस व्यक्ति की आंखें लड़कियों की टांगों पे जाती हो, उनके कपड़ों की बात करता हो, वो महिलाओं की सुरक्षा क्या करेगा? राहुल गांधी ने कहा था लोग मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं, पूछिए इनसे। और यह छोड़िए, इनके नेताओं ने, दिग्विजय सिंह ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और सुचिता की बात करती है। देखिए ऐसा है, जब तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रहती है, जब तक समाजवादी पार्टी में सत्ता में रहती है, तब तक उसको ये सब नहीं दिखाई पड़ता है। जहाँ सत्ता से बाहर होते हैं, आप ये बताइए मैडम, आपको दलित विरोधी कौन है? प्रमोशन में आरक्षण किसने बंद किया? प्रमोशन किसने खत्म किया? और 2015 में 22 में तो आपके साथ, 22 में तो आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बड़े भाई हैं, खुलकर की कहने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारा अखिलेश जी ने नहीं लागू किया उसको, जो एक समान शिक्षा नीति की, चाहे राष्ट्रपति का बच्चा हो, चाहे चपरासी का बच्चा हो, सब जो है प्राइमरी स्कूल से। कितनी सीटें लड़ रहे हैं आप निकाय चुनाव में, बताइए? लखनऊ का मेयर लड़ा रहे हैं आप? हम पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं, बुंदेलखंड से लेके पूर्वांचल तक और मध्यांचल तक, मैं सब जगह लड़ रहा हूं। और हमारे जो नेताजी हैं, बीजेपी का बी टीम क्यों कह रही है? ये दोनों आपको बीजेपी की बी टीम कह रही है? मैं जनता के साथ हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। जनता जो चाहेगी वही करूँगा, जनता बताएगी, जनता परिणाम देगी। देखिए सवाल, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? सबसे पहले मैं अंगद यादव मेरा नाम है, और ये आप सपा और बसपा कांग्रेस पर कोई मुद्दा ही नहीं है। देखो विधानसभा में भी विजयी हो गई भाजपा, और निकाय जो चुनाव है तो नगर और शहरी चुनाव है, इसमें कहीं ना कहीं निस्संदेह है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी निकाय के चुनाव में। और रही बात सपा और बसपा और कांग्रेस के नेताओं से यही पूछना था, जो मुद्दा उठा के निरंतर पूछते हैं कि मेरी सरकार बन रही है, अरे कहाँ बन रही है यार? 2022 में ये अखिलेश भैया का नारा था कि हम बहुमत में आ रहे हैं। अरे मैं
सपा सरकार के नेताओं से यही बोल सकता हूं, उनका एक नारा था, राम बोलता है रहमान बोलता है। लोग ये बोलते थे कि काम बोलता है, राम बोलता है रहमान बोलता है, सरेआम कत्लेआम बोलता है, जो ना कर सका बहु बेटियों की इज्जत वो बोलता है काम बोलता है। तो ये मैं विरोध करता हूँ। जवाब दीजिए नेहा जी। देखिए भाई ने सवाल मैं भाई से पूछना चाहती हूँ, उन्नाव के बीजेपी विधायक जो थे कुलदीप सिंह सेंगर, आप उनसे और उनके कृत्य से, आप उनके और उनके कृत्य से एग्री करते हैं? आप शाहजहांपुर के पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के चिन्मयानंद मसाज करा रहे थे अपने कॉलेज में लड़कियों से, इस तरह के कृत्य को मेरे भाई एक बात ये बताइए नेहा जी, ये सब मुद्दे क्या निकाय चुनाव के हैं? बीजेपी के विधायक बिल्कुल मुद्दे हैं, महिला सुरक्षा मुद्दा है। आज एडीआर की रिपोर्ट कह रही है, लखनऊ किसको लड़ाएंगे? लखनऊ में आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, सुनाइए। बीच बीच में अपना ही बोलने लगे। एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे ज्यादा आपराधिक विधायक और सांसद अगर किसी दल में है तो बीजेपी में है, सबसे ज्यादा बलात्कारी अगर किसी दल में तो इनके प्रधानमंत्री को शर्म नहीं है? तनिक से मंच से कह रहे थे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे तब होते जब किसी राजनीतिक दल की वो मीटिंग ना करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप पहले मेरी बात सुनिए, आप पहले आराम से सुन लीजिए, सुनना भी सीखिए। सत्ता में बैठे हैं आप, सत्ता में बैठे हैं, अभी जवाब दे रही हूँ इसमें। आप भारत की निवासी नहीं है क्या? वो आपके प्रधानमंत्री नहीं है? आप भारत की निवासी है कि नहीं? आप भारत की निवासी है कि नहीं? वो आपके प्रधानमंत्री है कि नहीं? अजीत जी, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि भाजपा पार्टी, एक मिनट, जिस तरह आनंद भाई बात कर रहे हैं, भाजपा पार्टी के टिकट पर प्रधानमंत्री बनने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, वो जब स्त्रियों की बात करते हैं, सोचिए हमारे यहाँ वैधव्य नहीं, मैं रुक जाइए, वैधव्य इस जानते हैं इस देश की संस्कृति में वैधव्य वो दशा होती जो कोई चाहता नहीं है। वहाँ पे प्लीज बोलने दीजिए। उन्होंने कहा कांग्रेस की विधवा शर्म आनी चाहिए, प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति स्त्रियों को इस तरह बोलता है। आपको क्या लगता है ये जो डिबेट चल रही है, क्या ये सारे मुद्दे निकाय चुनाव में आने वाले? देखिए ये कोई मुद्दा, ऐसा कोई मुद्दा नहीं निकाय चुनाव में जाएगा। और आप अजीत भाई ये समझ ली बहुत गौर से हर आदमी कि दुनिया में पहला मुल्क है हिंदुस्तान जहां औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है, और इस तरह मंदिर आम पर हर पार्टी के लोग महिलाओं की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सरासर गलत है। सबके आम माँ बहनें बेटियाँ हैं, आशार के पर्दे में हम किससे मुखातिब हैं सब जान जाएंगे, क्यों नाम लिया जाए। तो आप मुद्दों की बात करिए, किसने क्या देखा, किसने क्या क्या ना करें। और जाहिर सी बात है ये ज़मीनी चुनाव है, जिसने काम ज़मीन पे किया होगा। अगर बीजेपी है या सपा है, देखिए यूपी में क्या, चूँकि विपक्ष में सपा बड़ी है तो टारगेट लोग सपा को लेते हैं। अखिलेश यादव जी भी बहुत दौरे कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने डिप्टी सीएम को लगा रखा है, संसारी लगा रखा है, हर आदमी ज़मीन पे काम कर रहा है। आज का रोज़ा इफ्तार चल रहा है, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, लोग जो हैं बड़े बड़े लोगों नेताओं को बुला रहे हैं, और उसके बाद क्या होता है आम जनता को भूल जाते हैं, चाहे वो रोज़ा खोल पाएंगे ना खोल पाएं, ये सब देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है ये सब निकाय चुनाव में काउंट होगा, सड़क बनी नहीं, लाइट लगी कि नहीं? जी बिल्कुल काउंट होगा। देखिए जिन लोगों ने लाइट हटा दी, लगाई नहीं, वो सब काउंट होगा। तो लखनऊ के रहने वाले हैं, लखनऊ का क्या सिनेरियो आपकी नज़र में क्या बन रहा है? देखिए बन ये रहा, देखिए ईमानदारी की जो बात है, यहाँ पे हमेशा जो मेयर का मेन चुनाव होता है, देखिए जो मेयर का चुनाव होता है वो हमेशा मैं समझता हूँ कि भाजपा ले जाती है। तो उनकी एक रणनीति है, अगर आपको काम करना है तो मुस्लिम समुदाय को आप बलिया बकरा ना बनाइए, आप ज़मीन पर उतरे काम कीजिए। आप बलिया का बकरा बनाते हैं, कोई मामले होते हैं उसके पीछे कोई नहीं आता। आप देखिए कितने मुसलमान जो नाहक में गए नहीं गए वो तो कोर्ट फैसला करेगी। किसी पार्टी के बड़े नेता ने मंदिर आम पे मुसलमान का हाथ थामा नहीं थामा। अब आपसे निशाना तान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी पहल करी है दानिश अंसारी के तहत। हम कह रहे हैं कि बीजेपी खराब है, मैं फेवरेट बीजेपी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर बीजेपी खराब है तो बड़े बड़े मेरे आलिम या सियासी लोग दानिश अंसारी को क्यों आने दे रहे हैं अपने वहाँ? डिप्टी सीएम को रोकना चाहिए, क्यों ब्रिजेश पाठक कर रहे हैं? अगर शुएब मिल रहा है तो वो बुरे हैं, आप मिल रहे हैं तो अच्छे हैं, ये पॉलिसी नहीं चलेगी। बताइए क्या कह रहे हैं भाई साहब? जैसे ये यहाँ पर डिबेट किस बात की हो रही है? निकाय चुनाव में कौन जीतेगा इस बार? चुनाव की विकास की, ये लोकल चुनाव है। हाँ, बिल्कुल ये शहर का चुनाव है। आप बताइए कौन क्या है? ये लोग तो मुद्दा भटका दे रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, गोमती नगर विस्तार से नगर निगम में 88 गाँव शामिल किए गए हैं। लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं। इन गाँव में एक भी विकास कार्य किसी भी जगह नहीं हुआ। गांव में गंदगी है, बजबजा रही नालियां, बजबजा रही, महामारी फैल रही है। वोट देंगे कि नहीं देंगे? किसको देंगे और किस आधार पर देंगे? वोट किया आपने? वोट विकास के आधार पे होगी, धर्म और जात कौन किया होगी। मेरा मुद्दा है विकास, बेरोजगारी, मेरा मुद्दा यही है। क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ बताइए।
भाई साहब जो हैं सुभाषपा के प्रवक्ता, इनसे पूछना चाहते हैं कि इनके नेता एक सांस में 36 जातियों का नाम गिनाते हैं और एक विधायक को एक साल में कम से कम 2 करोड़ रुपए मिलता है और कहते हैं कि हमारे बच्चों का किसी थाने पे और किसी हमारी जात के बच्चे ने जात की बात करते हैं। कितनी जात के बच्चों को पिछले 6 सालों में इन्होंने कोचिंग दिलवाई या ऐसा कुछ करवाया जिससे वो रोजगार परक बन सके? जवाब लेते हैं। देखिए सवाल आपसे है, जातियों का नाम बहुत गिनाते हैं ओमकार राजभरी, 36 जातियों का नाम, काम कितना करते हैं? मैं बता रहा हूँ, जैसे जो सपा सरकार थी, हमको लग रहा है जिस जहाँ से वो बोल रहे हैं, मैं जान रहा हूँ, सपा सरकार केवल 12 जातियों को बेनिफिट देती है और ये जो है अध पिछड़ों पर, ये केवल जो फॉरवर्ड पिछड़े हैं उन्हीं पर ध्यान देते हैं और जो अध पिछड़े हैं उनका हक अधिकार का ध्यान नहीं देते हैं। जब तक सत्ता में रहते हैं, जब तक सत्ता में रहते हैं उसका ध्यान नहीं देते हैं कि उनको भी हक अधिकार चाहिए, उनको भी चाहिए। पहले आनंद जी पहले जवाब दीजिए। देखिए उनका इनका सवाल था कि 88 गांव आपने नगर निगम में ले लिया, काम आपने नहीं किया, नालियां बजा। देखिए जो भी नगर निगम में नए गांव शामिल किए गए हैं उनमें विकास कार्य सरकार की प्राथमिकता और हम करेंगे। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा डेटा दे देता हूं। स्वच्छता 2007 सुन लीजिए, स्वच्छता में 2017 में लखनऊ 269वें रैंक पे था, आज 17वें रैंक पे है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में देश में नंबर 1 बना है और 1.5 करोड़ रुपए का पुरस्कार केंद्र सरकार की तरफ से मिला है। पहले लखनऊ ने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लखनऊ में पहला उत्तर भारत का नगर निगम है जिसने बॉन्ड जारी किया है, ODF++ हुआ है। इसके अलावा 1500 पार्कों का सुंदरीकरण किया गया है, सड़क के चौराहों को चौड़ा किया जा रहा है। अवध चौराहा, अमा मऊ आप अपने आंख के सामने 33 चौराहों को स्मार्ट चौराहा बनाने का काम चल रहा है इस समय। तो आने वाले अमा मऊ जाके देखिए, कार्य प्रगति पर है, कब तक लंबा कार्य प्रगति पे है, हो कुछ नहीं रहा है, बस बोर्ड लगा है, प्रगति और दुर्गति में चले गए, काम नहीं, बस कार्य प्रगति पे, सारे नाले भरे। इन्होंने कहा कार्य प्रगति पे, अरे हम तो प्रगति पे है, आप आगति और आगति के बाद दुर्गति में है। सोचिए, ये जो बार बार चिल्लाते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व गुरु कपड़े बदलने से नहीं बनते हैं, काम करने से। हमने काम किया, जिस देश में सुई नहीं बनती थी वहाँ हम सब कुछ बना सकते हैं। ये जो बच्चे खड़े हैं, जो लोग खड़े हैं, पढ़ लिख के बोलने लायक बने, कैसे स्कूल खोले गए थे, कॉलेज खोले गए थे, बेचे कुछ नहीं गए थे। रेल बना के ट्रांसपोर्टेशन का काम किया गया था, बेचा नहीं गया था, हवा सब कुछ बेचने वाला निजीकरण आपकी सरकारों ने किया है। निजीकरण, ठेकेदारी कर रहे हैं। चारबाग जाइए, चारबाग में कुलियों से पूछिए कितनी 1.25 लाख करोड़ बोलने वाले लोग चारबाग में चलिए मेरे साथ, सब बताएंगे अंबानी की बात करते हैं। जवाब लेते हैं। ये जो बीजेपी कह रही है कि हमने अडानी अंबानी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की परछाई में जो अडानी खड़े हुए हैं, अडानी पे कोई सवाल खड़ा कर दे उसके घर CBI ED पहुंच जाती, लेकिन अडानी आराम से एंजॉय कर रहे। देखिए दो जो सवाल आए थे, लेकिन मैं इतनी देर से मैं ये कहना चाहूंगी, 1 मिनट अब आप चुप भी कर लीजिए, कम से कम अपनी गंभीरता बनाए रखिए, आप सीनियर उम्र का लिहाज। मैं ये कहना चाहूंगी, बड़े भाई है हमारे, लेकिन बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की बात भी मैं आपको जवाब दे दूंगी। देखिए ये निकाय चुनाव को लेकर डिबेट है, जो 2 सवाल पब्लिक से आए थे कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। सवाल पे मेरा एग्रीमेंट है और मैं उनका जवाब भी दूंगी। मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा प्रधानमंत्री जी हमारे हैं कि नहीं, ये बताऊं। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी तो सबके हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं मानते कि हम सबके हैं। वो कैसे, क्यों, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जो मीटिंग हुई राष्ट्रीय कमेटी की, उसको किसने करा? प्रधानमंत्री जी ने किया। किस उससे गए थे वो? बीजेपी की मीटिंग में। ये निकाय चुनाव प्रधानमंत्री है ना, तो इस पे मैं आपको साफ बता दे रही हूँ, वो देश के नहीं, फिर तो वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हो गए ना। कितनी सीटों पर लड़ रही हैं आप चुनाव पूरी सब जगह? कहना चाहूंगी, आप देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत क्या हो गई है। मुख्यमंत्री ने एक भी बिजली का नया प्लांट नहीं लगाया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 बड़े बिजली के प्लांट लगाए गए थे, इनकी सरकार में एक भी नहीं लगाया गया, इसलिए लगातार बिजली अब जाने लगी आपने। दूसरी बात, साफ सफाई की, किसी भी शहर में साफ सफाई इनकी व्यवस्था ही नहीं है। स्वच्छ भारत अभियान इनका फेल हो चुका है। तीसरी बात इन्होंने की थी गोमती रिवर फ्रंट, देखिए किस तरह से गोमती में गंदगी है, सफाई कर पाए कि नहीं कर पाए। लेकिन लखनऊ की जनता तो बार-बार बीजेपी को जिताती है। गड्ढा मुक्त वादा और नारा लेकर के आए थे। आप देखिए गड्ढा युक्त जनपद बरेली के मेयर का देखिए, गड्ढा ही गड्ढा बरेली में फैला रखे हैं। गाजियाबाद में बीजेपी जीत कैसे जाती है? पूरा निकाय का गाजियाबाद में गड्ढा मुक्त करने वाले मेयर ने 80 करोड़ का घोटाला कर लिया। और तो और
इनके इतने घोटालेबाज मेयर हैं कि जिस जय श्री राम का नारा देते हैं ये लोग, भगवान श्री राम के भी नहीं है ये लोग। बड़े शर्म की बात है। लेकिन आपके नेता तो कह दिए कि आप बताती हूँ, रुक जाइए। अच्छा ये बताइए, एक बात मेरी सुनिए। अयोध्या के मेयर ने किसानों की जमीनें सस्ते में लेकर के किस तरह से, लेकिन सवाल यह है, देखिए, हाँ बताइए क्या कह रहे हैं, बताइए। विधायक जी ने जूते से सड़क खोदा है, विधायक जी कुछ बोले उनसे, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, जवाब दीजिए। जितनी सड़कें इस समय बन रही हैं उतना आज तक कभी नहीं बनी है। सड़कों का जाल बिछ रहा है गांव से लेके शहर तक। और अब जब ये खोदने की बात कर रहे हैं तो जहां भी किसी भी सरकार में ये सड़क खोदना अगर खराब बन रही है तो उसको खोदना कहीं ऊपर से तो आ रहा है सारे पैसे, और जो पीडब्ल्यूडी विभाग है, सड़क गड़बड़ बन रही है, आप खोद रहे हैं तो पब्लिक आपके साथ है। गड़बड़ बन रही है वही मैं ठीक करा रहा हूँ। और सभी विधायकों को जब सरकार की मंशा के अनुसार रोड नहीं बन रही है, उन्होंने विधानसभा में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था, सभी विधायकों को हिदायत दिया था कि सड़क चेक कीजिए और भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म होना चाहिए। ये उन्होंने, आप जब जाएंगे सड़क गड़बड़ बनेगी, जनता आपसे जवाब मानेगी। एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ, छोटा चुनाव, दिल्ली से सहारनपुर एक सड़क बननी थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में 465 करोड़ रुपए खा गए, कागजों में सड़क बन गई जिसमें कई गिरफ्तारियां हुई। आने वाले समय में हो सकता है इनके कई नेता भी उसमें जेल जाएं। तो ये ऐसे सड़क बनाते थे, इनकी सड़क कागजों में बन जाती थी। आप लोग बताइए। आप बगल में यही बगल में यही गोमती नगर विस्तार भाई एक मिनट, गोमती नगर विस्तार रेलवे क्रॉसिंग से खरगापुर होते हुए एसटीपी मलौर एमटी होते हुए जाते हुए सड़क पे इतना गड्ढे में पानी भर करके गड्ढा मुक्त बताया जा रहा है। इतनी गड्ढों में हम सड़क में पानी में अभी कल आप चलिए अभी आपको दिखाएं ये लोकल चुनाव, नगर निकाय का चुनाव, विकास और हमारे लोकल जो मुद्दे हैं, हमारे शहर के जो मुद्दे हैं उस पे होना चाहिए। क्या कह रहे हैं बताओ। ये खड़े हैं, ये U24 की जंग से पहले यूपी का जनादेश है, मुद्दे को भटका दिए। आप देश और पूरे जगह पे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पे पहुंच गए, तो आप बस अग्निवीर पे जवाब दे दीजिए। बताइए भैया, अग्निवीर पे जवाब दीजिए। देखिए, एक मैं समाजवादी पार्टी के समय कामकाज की जिनकी बात हो रही तो मैं इनको बताता हूँ कैसे काम करते हैं, वो भी उसका भी जवाब दूंगा। सुन लीजिए, बनारस से रामनगर, सुन लीजिए, बनारस से रामनगर, सुनिए, अग्निवीर पे भी जवाब दूंगा। बनारस से रामनगर एक पुल बन रहा था जिसको मुलायम सिंह यादव जी ने पास किया। मुलायम सिंह जी की सरकार चली गई, बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई, वो चली गई अग्निवीर सरकार में। और जहां तक बात रही सुन लीजिए, जहां तक बात रही अग्निवीर की, तो सरकार ने अग्निवीर योजना लॉन्च की है और इसके तहत सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। और 4 साल बाद जब वो युवा निकलेंगे तो 80% तक उन युवाओं को पैरामिलिट्री से लेकर डिफेंस की जितनी इकाइयां हैं उनको स्थायी नौकरी देने का काम वहां होगा। इसलिए जनता को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। अब प्लीज सुनिए 1 मिनट। ये लोग खड़े हैं, बच्चे सबको चाहिए रोजगार। पिछले 3 सालों से सीटेट टेट के कोई वैकेंसी नहीं आई है। एक वैकेंसी आई थी सिर्फ केबी वाली, वो भी सेंट्रल की। यूपी में किसी की वैकेंसी नहीं, सब बच्चे बीएड बीटीसी करके पढ़े हुए, कोई रोजगार नहीं है। अग्निवीर करने वालों को भी जो पहले थे वो भी सीट नहीं मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अग्निवीर की जो हालत है वो तो परीक्षा दाई रहे छात्र। दूसरी बात भी मैं कहना चाहूंगी, ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई इनकी सरकार में जिसका पर्चा ना आउट हुआ हो, और ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई जिसका पर्चा बिका ना हो। सारी नौकरियां ये लोग बेच के इनके नेता विधायक खा गए। 69,000 शिक्षक भर्ती में 19,000 ओबीसी एससी का आरक्षण ये निकल गए, और ये दलित पिछड़े विरोधी लोग आज यहाँ खड़े होकर के नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं। मैं बहुत सवाल है, क्या बोलना चाह रहे हैं? पूछना चाहता हूँ, जो आर्मी पर्सन हो या डिफेंस पर्सन है, वो आके जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन खत्म कर दिए। 5 साल जो विधायक होता है उसकी जो है पेंशन लागू हुई है। आधार पर वोट दोगे ना निकाय चुनाव में? बिल्कुल उसी कहाँ घर है? मैं यूपी से हूँ, जौनपुर से जी। नगर पालिका में दोगे वोट? बिल्कुल, और चुनाव जी बिल्कुल यही आधार पर वोट दूंगा। देखिए, सवाल ये है कि पुलिस फोर्स आदमी रिटायरमेंट होके आता है तो काम नहीं मिलता है। क्या युवक का सवाल है कि जब रिटायरमेंट होके आते हैं आर्मी के लोग, उनको रोजगार नहीं मिलता। उत्तर आपको मैं बता देता हूं, आप वैकेंसी उठाकर देख लीजिए। हर वैकेंसी में जो भी निकलती है उसमें पूर्व सैनिक, सुन लीजिए, उसमें पूर्व सैनिक का कोटा होता है। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि पूर्व सैनिक का कोटा अधिकतर खाली रह जाता है।
सीटेट और टेट का रिजल्ट रोक दे रहे हैं, बीएड खत्म कर रहे हैं, एग्जाम पेपर लीक हो जाते हैं। 1,27,000 बेसिक शिक्षा में किसने नौकरी दी? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। पिछली सरकार ने कितनी दी? आप मुझे बताइए। सुनिए सर, देखिए अजीत भाई, देखिए ऐसा है, एक मिनट, देखिए अजीत भाई, ये हकीकत है, देखिए ये हकीकत है कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी बीमारी है वो बेरोजगारी की है। इस वक्त नौजवान या दर बदर जो है बेरोजगारी में घूम रहा है और उसको परेशान है, करे क्या? तो ये चाहे सरकार या स्टेट की हुकूमत हो, सेंट्रल की हुकूमत हो, इनको इस पर बहुत गौर करना पड़ेगा। इनको इस पे गौर करना पड़ेगा कि ये लड़के जो नौजवान हो बहक ना जाए, चूंकि ये एक मिनट, ये मुल्क का मुस्तकबिल है। देखिए, अरे एक मिनट, जिन्होंने घोटाला किया सब जेल जाएंगे। ताली बजाइए, इस बात पे ताली बजाइए। इन्होंने कहा जितने पेपर कैंसिल हुए हैं, जो फ्रॉड किया गया, सब जेल जाएंगे। ताली बजाइए आपके लिए, ताली बजाइए। ये बुलडोजर तो चल ही रहा है, जो गलत करेगा वो जाएगा। जैसे जिस तरह से बिल्कुल बुलडोजर आम जनता पे चलेगी, इन पे नहीं, आप लोगों। बहुत जल्दी इनके बहुत सारे नेता और स्वयं मुख्यमंत्री जी भी समय आने पे जेल जा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने जो करप्शन वापस ले लिए। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। और सवाल लेते हैं, एक मिनट बताइए, आप यहाँ बोलिए क्या? विपक्ष के यहाँ बुलडोजर चला दिया जा रहा है और अपने सरकार में बैठे हुए क्यों नहीं बुलडोजर चलाया जा रहा है? क्यों उनमें नहीं है? बताइए, जवाब दीजिए आनंद जी। कि अपने लोगों पर नहीं चला रहे हैं, विपक्ष पे चला रहे हैं। जो भी अपराधी है, गुंडा है, माफिया है, उस पर बुलडोजर चल रहा है। अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी किसी के बहुत खास है और उनको दर्द हो रहा है, तो ऐसा दर्द होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी माफियाओं से संबंध रखेगा उसके घरों पे बुलडोजर चलेगा। अजय जी, इनके सारे प्रश्न का उत्तर क्या होता है? जो भी होगा किया जाएगा, लेकिन हम नहीं करेंगे। जो भी होगा, अरे कौन पता तो करो। बदन सिंह बद्दो, सुशील मूच, योगेश भदौड़ा, अनिल दुजाना, ध्रुव सिंह कुंटू, ये तमाम आरोपी है जिनके घरों पर बुलडोजर चला है, लेकिन उनकी नाम नहीं लिया जाएगा। देखिए, फिर मुद्दा भटका दिया, मुख्तार अंसारी का लिया जाता है, क्योंकि उससे वोट बैंक सेट होता है। हाँ भाई, सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, देखिए इस मुल्क के संविधान से जो भी खिलवाड़ करेगा, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। जिससे एक समुदाय को लग रहा है कि हमको टारगेट बनाया जा रहा है, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने इस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। और मेरी फिर गुजारिश रहेगी कि एक सेकंड, नहीं मैं सुन लिए, जिस तरह की बात, जिस तरह के मंदिर आम पे एक समुदाय को लग रहा है कि हमको टारगेट बनाया जा रहा है, जिस तरह पूरी बात है तब मुकम्मल हो पाई बात। जिस तरह बिल्डिंगें तोड़ी आ रही हैं, तो मेरी मुख्यमंत्री से उस वक्त भी गुजारिश थी कि ये जो बिल्डिंगें 2 दिन में बन जाती हैं, इसको यही है कि निगरानी बनती है, वो आखिर बन कैसे गई। और जहाँ तक कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि एक समुदाय को इस पे आदमी कानून का सहारा ले, आखिर अतीक अहमद साहब जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्यों कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है, एक दौर था जब समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जाके अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे। देखिए बात मुकम्मल नहीं होती है तो आदमी फंस जाता है। देखिए बात पूरी होनी चाहिए। देखिए, मैं किसी सपोर्ट वाली बात नहीं कर रहा। अतीक जब यहाँ पे वापस आए गुजरात से, तो उन्होंने फौरन कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है अच्छा फैसला करते हैं, मुझे पसंद है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, जिन पार्टियों में उनके लोग गए थे, वो पार्टी मंत्री यहाँ पे क्यों नहीं आई? ये विषय कानून का है। मैं बताऊं आपसे, रही बात जैसे भाई साहब बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ नगर निगम की चर्चा के विकास की बात कर रहे हैं। 88 गांव जो नगर निगम में शामिल किए गए थे। आप बोर्ड लगाएंगे, जो काम नहीं किया तो वोट नहीं देंगे? बिल्कुल, सुन लीजिए भाई साहब, नेता को जवाब देना जरूरी होता है जनता के लिए। सुनिए, मैं मुद्दे की बात करूंगा। 88 गांव में आपसे बताऊं, जिस गांव में अभी नगर निगम ने विकास न किया हो, वहां एक लाइट न लगाई हो, वहां एक सड़क न बनाई हो, एक न कहीं नाली बनाई हो, वहां से टैक्स वसूलने का काम शुरू हो गया था। हम ये कह रहे थे कि जैसे कोई भी विधायक और सांसद हो जाता है 5 साल में। हमारे भाई ने आपसे बहुत पहले क्या नाम है भैया से सवाल किया था, जवाब नहीं आया। विधायक सांसद हो जाता है, उनका क्या नाम है 5 साल बाद पेंशन बन जाता है। और जो डिफेंस में और अधिकारी है 15 साल करने के बाद उनका कोई पेंशन खत्म कर दिए। ये बताइए, नेहरू जी के जमाने से पेंशन लागू हुआ था और लोग भारतवर्ष में लगभग 90% लोग उसी पेंशन से अपना घर चला रहे हैं आज के पीरियड में। देखिए, वाजिब सवाल है कि अगर नेता को 5 साल बाद पेंशन, तो जवान को क्यों नहीं? देखिए, सेना में आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, सबको पेंशन है और सबको पेंशन मिल रही है। इसके अलावा सारे विभागों में न्यू पेंशन स्कीम लागू है और उसके जरिए पेंशन सबको मिल रही है। नहीं है। देखिए, अब देखिए, जितने प्रश्न जनता के आ रहे हैं उसका
जवाब। मैं पूछती हूँ, कोई भी सत्ता में हो उसका कर्तव्य क्या है? जनता के प्रश्नों का उत्तर, उनको काम देना, विकास की बात करना, रोजगार की बात। सवाल तो सत्ता से ही होता है। बिल्कुल, जब प्रश्न आ रहा है कि रोजगार कहाँ है तो प्रश्न पलट दिया गया। ये सारे बच्चे क्या पूछ रहे हैं कि जो वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, आखिर रोजगार आ क्यों नहीं रहा है, इन लोग को नौकरी क्यों नहीं, ये लोग यहाँ खड़े हैं, नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, उसका कोई उत्तर नहीं है। रोजगार मुद्दे पे जाएंगे चुनाव में। हम विकास के मुद्दे पर मेरी पार्टी विकास के मुद्दे पर लड़ेगी। जनता जिसको चाहेगी, हम जो है दवाई फ्री, जो हमारे नेता है माननीय ओम प्रकाश जी, वो शिक्षा फ्री, दवाई फ्री, चिकित्सा फ्री, इसकी फ्री की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस मुद्दे पे निकाय चुनाव में जा रही हैं? क्योंकि समय अब कम है। समाजवादी पार्टी विकास मुद्दे पे लड़ी थी, लड़ेगी भी विकास के मुद्दे पे। हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जो देश हित के मुद्दे उन पे भी लड़ेंगे, और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे गंदगी साफ करने का मुद्दा हो, नई सड़कों के निर्माण का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, नाली का मुद्दा हो, नौजवानों के रोजगार का मुद्दा हो, नौकरी का मुद्दा हो, इन सब पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के तो आदरणीय अखिलेश जी ने पहले ही कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करिए। लेकिन मैं माफिया और गुंडा राज पे बोलूंगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सजाती हैं, धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेल रहा है कि वो कुछ नहीं बचाने का पूछ रहे हैं, कुछ का काम करते वो क्या पूछ रहे हैं? विनीत सिंह, ब्रजेश सिंह माफिया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी से वो कैसे, किस तरह, क्या कह रहे हैं? उनका भी सवाल, सहयोग से वो एमएलसी बन गया। आप बताइए, एक माफिया प्रधानमंत्री के वो ये भी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश से विपक्ष के नेता जीत नहीं पा रहे और माफिया बन जा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, इनसे पूछिए कि मुख्तार अंसारी को विधानसभा किसने भेजा, अतीक अहमद को विधानसभा किसने भेजा। वो छोड़िए, इसके अलावा तमाम गुंडे माफिया जितने भी हैं, उनको टिकट, नाहिद हसन को टिकट देने का काम किसने किया, मुहर्रम अली पप्पू को किसने दिया, गुलशन यादव को किसने दिया, बताइए। ये जितने भी गुंडे माफिया, एक मिनट, अतीक अहमद को पैदा तो आप ही लोगों ने किया है, अतीक अहमद को जड़ लगाने वाले तो आप ही लोग हैं। कहाँ से नहीं है, बताइए उनको, बताइए ना, कहाँ से दिया, कहाँ से, कब दिया बीजेपी ने, कब दिया? स्टार्टिंग से ही दिया गया। नहीं, झूठ बोलने का नहीं दिया गया, झूठ बोलते हैं आप यहाँ खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। कब समाजवादी पार्टी, कब भाजपा ने टिकट दिया, कब दिया भाजपा ने टिकट? यहाँ खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोलते हैं, यहाँ से खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अजय जी, इसे कहते हैं जैसे को तैसा, जैसा उत्तर वैसा प्रश्न आ रहा है सबसे। ये बताओ, ये साहब इनकी तो जो जन पार्टी है, ये तो दल बदल हुआ, इनकी बात को वैल्यू नहीं। ये बताओ, जहाँ पर खड़े हो, बसपा को कह रहा है खराब है। बसपा बताओ, जहाँ पे जंगल था, काट मार हो रहे थे, वहाँ पे आज क्या रोजगार कितना दिया? पंचायती राज विभाग सफाई कर्मी दिया है, और पुलिस वाले भर्ती किया है, और 7.5 वोट किस आधार पर देंगे आप लोग, बताइए। आप लोग एक मिनट, आप लोग वोट किस आधार पर देंगे? आप लोग वोट किस आधार पर देंगे? पेंशन पर? किस आधार पर हो गया? किस आधार पर वोट देंगे? देखिए, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। शहर की सरकार 24 से पहले 23 की जंग, आखिर जनादेश किसके साथ? कल फिर इसी समय हम किसी और शहर से विशेष शो लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार। यूपी में सत्ता के सेमीफाइनल का आगाज हो गया है। निर्वाचन आयोग ने यूपी में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे, जबकि 13 मई को मतगणना होगी और 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतगणना जो है वो 13 मई को संपादित किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए 13 मई को संपादित किया जाएगा। निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दिए। भाजपा के कार्यकर्ता के नाते मैं चुनाव की तिथियों की घोषणा का स्वागत करता हूँ। हमारी तैयारी कई महीने पहले से पूर्ण हो गई थी, लेकिन कुछ
माननीय न्यायालय के समक्ष मामला चले जाने के कारण से समय लगा, लेकिन अब आज चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया है और भाजपा कार्यकर्ता चुनाव के लिए एकदम तैयार बैठा है। यूपी निकाय चुनाव की